हेलो हाय नमस्कार राम राम सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज एक ऐसा टॉपिक जो आपको सीटेट पास करवा देगा। सिर्फ एक टॉपिक। क्या? सिर्फ एक टॉपिक। हाँ सच में। एनसीएफ 2005। क्या? एनसीएफ 2005 कैसे? एनसीएफ 2005 कैसे आपको पूरी की पूरी सीटेट पास करवा देगा? सबसे ज्यादा नंबर देगा एनसीएफ 2005। कितने नंबर? 70 प्लस नंबर। कितने? 70 प्लस नंबर सिर्फ एक टॉपिक। ये कैसे? ये इसलिए कि एनसीएफ पे आधारित सारी की सारी शिक्षण विधियां, सारी की सारी टीचिंग, वो पेडागोजी, हिंदी की हो, मैथ की हो, ईवीएस की हो, किसी भी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की, सारी की सारी पेडागोजी किस पे आधारित है? एनसीएफ 2005 पे। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये बताता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, सारा का सारा। अगर आपने एनसीएफ की विशेषताएं, क्या क्या एनसीएफ की विशेषताएं, उद्देश्य और आवश्यकता प्लस इसके सिद्धांत, इतने रट लेना, ज्यादा नहीं है, 20 लाइन है मात्र। कितनी? 20 लाइन। 20 लाइन से आपको पूरी की पूरी पेडागोजी समझ में आ जाएगी। पूरी की पूरी पेडागोजी का आपका आधार प्रदान कौन करता है? एनसीएफ करता है। जैसे एनसीएफ को आधार प्रदान अलग अलग करते हैं ना, एनसीईआरटी करती है, शिक्षा नीति 1986-92 में ये करती है, वैसे सारी की सारी शिक्षण विधि को आधार प्रदान कौन करता है? एनसीएफ 2005 को। एनसीएफ 2005 ये बताता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किन किन माहौल में रखे, कैसे रखे, उनको कैसे पढ़ाया जाए ताकि वो अच्छे से समझ सके और अपने बाहरी विद्यालय से बाहरी जीवन के साथ जोड़ के पढ़ाया जाए। वो सारी रूल रेगुलेशन बताता है एनसीएफ 2005। बहुत इजी सा टॉपिक है। आधा करेंगे आज 10 मिनट की क्लास में, 15 मिनट की क्लास में, आधा करेंगे कल की क्लास में। बने रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना बस। मात्र 20 लाइन। कितनी? मात्र 20 लाइन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब पढ़ते हैं हम एनसीएफ 2005। क्या? एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसकी एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका हिंदी अर्थ देखा जाए तो क्या होगा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। क्या मतलब है इसका एनसीएफ 2005 का? कि एक ऐसा दस्तावेज या एक ऐसा कागज या एक ऐसा प्रारूप जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की जो भी बच्चों को पढ़ने के लिए संबंधित किताबें होती है स्कूल में, चाहे पहली क्लास की हो, दूसरी की हो, 5वीं की हो, 8वीं की हो, 10वीं की हो, उन सबको कैसा बनाया जाए, उनमें कैसे कैसे चित्र दिए जाएं, उनका बुक का साइज क्या हो, बुकों के पेज कैसे हो, कागज कैसा हो, उसमें प्रिंट कैसा हो, वो सारा सब कुछ क्या बताता है आपका एनसीएफ 2005। सीधी भाषा में, परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो एक ऐसा दस्तावेज जो ये आधार प्रदान करता है कि बच्चों को क्या, कब व कैसे पढ़ाया जाए, वो है आपका एनसीएफ 2005। सीधा पूछा जाए आज तक, क्या आज तक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नया दस्तावेज क्या है? एनसीएफ 2005 क्या है? आज तक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नया दस्तावेज कौन है? एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगर देखा जाए कि करिकुलम शब्द, करिकुलम का क्या नाम है? पाठ्यचर्या। करिकुलम शब्द किस भाषा का है? करिकुलम शब्द है आपका अंग्रेजी भाषा का। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। अंग्रेजी भाषा का। मगर करिकुलम शब्द किस भाषा के शब्द से बना? किस शब्द से बना? तो वो किस शब्द से बना? अंग्रेजी भाषा का है। ये किससे बना? क्यूरियर शब्द से बना। किस शब्द से? क्यूरियर शब्द से। अब पूछा जाए क्यूरियर शब्द किस भाषा का है? क्यूरियर शब्द किस भाषा का है? तो ये है आपका लैटिन भाषा का। किसका?
कैरिकुलम शब्द अंग्रेजी भाषा का है, मगर कैरिकुलम शब्द किस भाषा के शब्द से बना? वो बना अंग्रेजी के, सॉरी, कैरिकुलम शब्द अंग्रेजी भाषा का है, पर कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से बना। किससे? क्यूरियर शब्द से। क्यूरियर का अर्थ क्या होता है? ये लैटिन भाषा का शब्द है क्यूरियर। क्यूरियर का अर्थ होता है आपका दौड़ का मैदान। ये एक ऐसा मैदान जिसमें बच्चे को इस तरह से ट्रेन किया जाए, उसको इस तरह से शिक्षण सामग्री व इस तरह से पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, वो सब तरीकों। ग्राउंड में जैसे होता है ना, बच्चे खेलते हैं तो उनको किस तरह से खिलाया जाए, उनको खेल के रूल रेगुलेशन बताए जाए, उनके अकॉर्डिंग उसको वातावरण दिया जाए खेलने के अकॉर्डिंग। अगर बच्चे को आप खिला रहे हो, उसको डरा रहे हो, बार बार धमका रहे हो, ललकार रहे हो, तो बच्चा अच्छे से खेल नहीं पाएगा। वही सिस्टम इसमें एनसीएफ में बताया गया कि बच्चे को किस तरह से, किस ढंग से कैसे पढ़ाया जाए, वो सारा का सारा एनसीएफ में बताया गया है। क्यूरियर का होता है दौड़ का मैदान। क्यूरियर शब्द है वो लैटिन भाषा का है, और कैरिकुलम शब्द है वो किसका है? अंग्रेजी भाषा का। कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से बना है। ठीक है, अब करते हैं एनसीएफ 2005 का प्रारंभ कब हुआ? एनसीएफ 2005 का प्रारंभ कब हुआ था? मतलब इसकी उत्पत्ति क्या हुई? उत्पत्ति कहां से हुई? कहां से हुई? तो पूछा जाए, क्या बताओगे? एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति या प्रारंभ पूछा जाए तो कहां से हुआ? अपने थे ना विद्वान डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, उनका एक लेख था, क्या? सभ्यता और प्रगति। क्या? सभ्यता और प्रगति। किससे हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति नाम का एक निबंध था, उनका एक लेख था, एक उनका क्या था? पैसे शब्दों भी उन्होंने गद्यांश लिखा था। उसके आधार पर या उसके द्वारा इसकी एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति की गई। उन्हें बताया गया था कि बच्चों को किस तरह से, क्या, कैसे पढ़ाया जाए, वो सब उसके आधार पे, किसके? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के, जो पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ कैसे हुआ, एनसीएफ 2005 की जो अवधारणा कहां से ली गई, कहां से शुरू किया, कहां से किया गया? सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति है। ऑप्शन में आएगा सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति नहीं, सभ्यता और प्रगति। क्या? सभ्यता और प्रगति करना है आपको। फिर अपना आता है कि एनसीएफ को तैयार किसके तर्ज पे किया गया? क्या? एनसीएफ को तैयार किसके तर्ज पे किया गया? तो वो किया गया आपका MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया। इसकी पहल पर, किसकी पहल पर? MHRD की पहल पर, MHRD की पहल पर किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के जो निबंध था उससे इसकी शुरुआत की गई। फिर चलते हैं नेक्स्ट अपन। अब पूछा जाए कि अब तक कितने एनसीएफ आ चुके हैं? कितने एनसीएफ आ चुके हैं अब तक? अब तक आपके 4 एनसीएफ आ चुके हैं। कितने? 4 एनसीएफ आ चुके हैं। चारों कब कब आए थे? देखा जाए तो एक तो आया था 1975 में, फिर आया 1988 में, फिर आया 2000 में। कब? ये 2000 है, ठीक है, मिटो देते हैं। एक आया 1988 में, दूसरा कब आया? तीसरा कब आया? 2000 में, और चौथा आया आपका 2005 में, जो अब भी चल रहा है वो क्या है आपका? चौथा। तो पूछा जाता है ना कि अब तक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नवीन दस्तावेज कौन सा है? एनसीएफ 2005। अब तक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नवीन दस्तावेज एनसीएफ 2005। शुरुआत में एनसीएफ आया 1975 में, फिर आया 1988 में, फिर आया 2000 में, फिर आया 2005 में। अगर आपको याद रखने हो सकता तो आप याद रख सकते हो 75, 88, 2005, 75, 88, 2005, 75, 88, 2005। कब? 75, 88, 2005। 4 बार तक एनसीएफ आ चुका है। फिर एनसीएफ की एनसीएफ 2005 की नोडल एजेंसी क्या है? क्या? एनसीएफ 2005 की नोडल एजेंसी किसे माना गया है? वो माना गया आपकी NCERT, जो हम बुक पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी बेस्ट,
उसको माना गया है एनसीएफ 2005 की नोडल एजेंसी। जब एनसीएफ को लागू किया गया था तो एनसीईआरटी 2005 को लागू किया गया था, लाया गया था, तब एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर कृष्ण कुमार। एनसीएफ 2005 को जब लागू किया गया था तो एनसीईआरटी इसकी नोडल एजेंसी थी। एनसीईआरटी के कौन थे अध्यक्ष? तो एनसीईआरटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्ण कुमार। कौन थे? डॉक्टर कृष्ण कुमार। फिर है आपका एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान कौन करता है? एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान कौन करता है? एनसीएफ 2005 को 2-3 ऐसी समितियां हैं जो एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करती है। कौन कौन सी वो देख लेते हैं हम। पहली है आपकी, एक तो आपकी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर आपकी पुनः संशोधित, इसको मॉडिफाई किया गया था। किसको? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को मॉडिफाई कब किया गया था? 1992 में। तो एक होगी पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। फिर आपका आता है एक यशपाल समिति। यशपाल समिति क्या थी? यशपाल समिति 1992 में यशपाल समिति का गठन किया गया था। यशपाल समिति भी एनसीएफ को आधार प्रदान करती है। फिर है आपकी राष्ट्रीय संचालन समिति है। राष्ट्रीय संचालन समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति कब आई? राष्ट्रीय संचालन समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति आई आपकी 2005 में। ये कुछ एजेंसियां, ये कुछ संस्थाएं जिन्होंने एनसीएफ 2005 को क्या किया? आधार प्रदान किया था। उसको आने में या लागू करने में, उसके रूल रेगुलेशन बनाने में क्या क्या था? सहयोग किया गया था। किनके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। फिर इसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में। पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। फिर आपकी यशपाल समिति 1992 में आई थी। फिर आपकी राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 में, जिसने भी एनसीएफ में अपना सहयोग दिया था, वे अपनी बातें रखी थी। फिर आता है आपकी यशपाल समिति। कौन? यशपाल समिति, प्रोफेसर यशपाल, नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो बता दूं। प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर यशपाल, वो इंसान जिसने एनसीएफ बनाने में बहुत भूमिका निभाई। वो कौन थे? एनसीएफ के अध्यक्ष। एनसीएफ बनाने में हर जो भी 2-3 समितियां थी, जैसे यशपाल समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति, उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर यशपाल। कौन? डॉक्टर यशपाल। यशपाल समिति का गठन कब किया गया? 1992 में। क्या किया गया? यशपाल समिति का गठन किया गया 1992 में। यशपाल समिति में सदस्य पूछे, कुल सदस्य थे 8। एक अध्यक्ष था। कौन? प्रोफेसर यशपाल। अध्यक्ष कौन थे? यशपाल। कौन? डॉक्टर यशपाल बोल सकते हो आप, प्रोफेसर यशपाल बोल सकते हो आप। कौन? प्रोफेसर यशपाल या डॉक्टर यशपाल। फिर यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 15 जुलाई 1993 में। 1992 में इसका गठन किया गया था। 1992 से 15 जुलाई 1993 तक क्या हुआ? बैठकें हुई, कई लोग बैठे, एक यशपाल, डॉक्टर यशपाल प्लस 7 सदस्य अलग थे, सारे बैठे। उन्होंने सोच विचार करके एनसीएफ 2005 में क्या क्या किया जाए, क्या क्या उसकी विशेषताएं हों, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पाठ्य पुस्तक कैसी हो, उनको सीखने का वातावरण कैसा हो, टीचर का क्या काम हो, बच्चों का क्या काम हो, शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित हो, टीचर केंद्रित हो या पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, उन सब के बारे में इस समिति में इसका एक प्रारूप तैयार किया गया था। उस प्रारूप को कब पेश किया गया? 15 जुलाई 1993 को उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। यशपाल समिति का आदर्श वाक्य क्या था? शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बोझ, एक तो बोझ होता है वजन, एक बोझ होता है चिंता, तनाव, दबाव, वो कुछ भी ना हो। क्या ना हो? शिक्षा बिना बोझ के, कि बच्चों में बस्ते में भी वजन ना हो, उसके समझने में ऐसा, मतलब पाठ्य पुस्तक ऐसी बनाई जाए कि चौथी कक्षा का बालक है तो वो आराम से समझ ले, 5वीं का है तो 5वीं वाला आराम से समझ ले, 6ठी क्लास के है तो 6ठी क्लास वाला बच्चा आराम से समझ में, उस पे वो वस्तुएं, वो बुकें, वो पाठ्यचर्या, वो उस पे बोझ ना बने, इसलिए इसका आदर्श वाक्य है शिक्षा बिना बोझ के। यशपाल समिति की विशेषताएं क्या थी? यशपाल समिति की आपकी विशेषताएं थी,
अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:30 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1:30। 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। कितने बच्चों पे? 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। 30 बच्चों पर एक अध्यापक। जैसे 30 बच्चों पर आजकल तो क्या है, स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कौन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में इतने बच्चे नहीं होते, प्राइवेट स्कूल में 60-60 100-100 बच्चे होते हैं और उनमें भी एक टीचर ही होता है। तो कितने हो गए? इसमें था कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह पे, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षा में, कक्षा सृजनात्मक नहीं होती, बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाते, टीचर हर बच्चे को समय नहीं दे सकता। जैसे मैंने बोला था कि विद्यार्थी और टीचर स्टूडेंट अनुपात कितना होगा? 1:30 होना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में बालकों के बस्ते का वजन, बालकों के बस्ते मतलब बैग है ना, उसका वजन कितना होना? 4 किलो से अधिक ना हो। प्राथमिक अगर 5 क्लास तक का बच्चा है उसके बैग का वजन कितना होना चाहिए? 4 किलो तक होना चाहिए, 4 किलो से ज्यादा ना हो। आजकल तो क्या वैसे चल रहा है सिस्टम, तो बच्चा हो 5वीं तक का, उसके बस्ते का वजन, उसमें बुक वगैरह जो उसका स्कूल का मटेरियल है ना, वो 4 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। पर बच्चे का वजन तो आजकल सिस्टम क्या है, बच्चे का वजन तो 5 किलो 15 किलो है और उसके बस्ते का वजन कितना है? 20 किलो। तो बच्चे या तो ऐसे हो चलते हैं या ऐसे हो चलते हैं। आधे बुक उनके पढ़ी रहती है स्कूल में, आधी घर पे, घर वाले घर पे पढ़ते हैं, स्कूल वाले स्कूल में पढ़ते हैं। हैवी, उसका मतलब बैग भारी ना हो, ये इसका एक विशेषता थी कि बच्चे के बैग का वजन 4 किलो ही होना चाहिए। गणित विषय का ज्ञान बालक को देना चाहिए। किस विषय का? गणित विषय का ज्ञान देना चाहिए। पुस्तक के ज्ञान को भारी ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए कि जो बुक में लिखा गया है उसको रियल लाइफ से जोड़ के, रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए। अगर आप पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हो, सामाजिक के बारे में पढ़ा रहे हो, परिवार के बारे में पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके, अगर बच्चे बाहर पेड़ पौधे देखते हैं उनके एग्जाम्पल देके, उनके बारे में बता के बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर आप पानी के बारे में पढ़ा रहे हो, जलाशय के बारे में पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को गांव में जो भी जलाशय के साधन है उपलब्ध है उनके बारे में उनका भ्रमण करा के रियल लाइफ से, मतलब रियल लाइफ कनेक्ट करके बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान दिया जाए। ये थी यशपाल समिति की विशेषताएं। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, राष्ट्रीय संचालन समिति। ये कौन सी समिति है? राष्ट्रीय संचालन समिति। इस समिति ने भी क्या किया था? एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान किया था। इसमें सदस्य कितने थे? इसमें सदस्य थे आपके 35। कितने थे? 35। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था आपका 2005 में। राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन कब किया गया था? 2005 में किया गया था। इसे दूसरे नाम से भी बोलते हैं, क्या नाम उसका? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। क्या? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी क्या बोलते हैं? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। क्या? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी बोलते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति का दूसरा नाम क्या है? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। इसमें 35 सदस्य भी माने जाते हैं, 38 सदस्य भी माने। अगर एनसीएफ में पूछा जाए कि एनसीएफ में कितने सदस्य थे, एनसीएफ निर्माण में 38 सदस्य माने जाते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 में सदस्य पूछे तो आप कितने माने जाएंगे? 35। सीधा पूछे एनसीएफ में कितने सदस्य थे तो वो थे आपके 38। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल। और जो यशपाल समिति थी उसके भी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल करते थे। यशपाल समिति की और राष्ट्रीय संचालन समिति की अध्यक्षता कौन करते थे? आपके डॉक्टर यशपाल करते थे। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? मतलब इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इसका शीर्षक क्या था? जैसे अपने यशपाल समिति का शीर्षक क्या था? यशपाल समिति का था, आदर्श वाक्य था कि शिक्षा बिना बोझ के। वैसे इन्होंने भी एक अपना शीर्षक आदर्श वाक्य दिया था कि बच्चों के लिए बस्ते के बोझ से कहीं अधिक बोझ न समझ पाने का है। अगर पूछा जाए कि बच्चों के लिए बस्ते के बोझ से कहीं अधिक बोझ न समझ पाने का है, उपयुक्त वाक्य किस समिति का है? यशपाल समिति का है या राष्ट्रीय संचालन समिति का है? तो आप क्या बताओगे? राष्ट्रीय संचालन समिति का है। इसका है राष्ट्रीय संचालन समिति का। इसका मतलब है बच्चों के लिए बस्ते के बोझ से कहीं अधिक बोझ न समझ पाने का है कि इतना उसके बैग में वजन नहीं है जितना वो समझ नहीं पाता। मतलब चौथी क्लास वाला बच्चा चौथी क्लास की बुक में जो लिखा हुआ है, समझाया गया है, बताया गया है बच्चों को, वो समझ नहीं पाता। इस वजह से उसका मानसिक दबाव, उसके मानसिक में बोझ बढ़ रहा है, उसके दिमाग में बोझ बढ़ रहा है कि मेरे को कुछ आता नहीं है। मतलब वो डिप्रेशन में चला जा रहा है। इस वजह से पाठ्यक्रम को अच्छा सुसाध्य बनाया जाए, इजी बनाया जाए, बच्चों के लेवल के अनुसार बनाया जाए, न कि उनके बस्ते को बोझ इतना बच्चे के बस्ते का बोझ इतना बच्चे के लिए खतरनाक नहीं है जितना उसका क्या है पाठ्यक्रम उसके लिए
हार्ड पाठ्यक्रम है तो बच्चे उसमें ज्यादा बोझ महसूस करते हैं, न कि अपने बस्ते के बोझ को। ये था इसका आदर्श वाक्य। फिर आगे चलते हैं अपन। आगे आपका हो गया, आज का आपका हो गया, और कल हम करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या इसकी एनसीएफ की विशेषताएं। छोटा सा और बता दूं आपको, एनसीएफ को कितनी भाषाओं में लिखा गया था? एनसीएफ को 17 भाषाओं में लिखा गया था, सॉरी 22 भाषाओं में लिखा गया था। कितनी भाषाओं में? एनसीएफ को 22 भाषाओं में लिखा गया था। कितने में? 22 भाषाओं में लिखा गया था। और इसको कितने राज्यों में लागू किया गया था? 22 भाषाओं में लिखा गया था। इसको कितने में? 17 राज्यों में, 17 राज्यों में लागू किया गया था। 22 भाषाओं में लिखा गया और 17 राज्यों में क्या किया गया? 17 राज्यों में लागू किया गया। एनसीएफ सीधा पूछे, एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य क्या था? क्या उसका क्या था? शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 का भी आदर्श वाक्य है शिक्षा बिना बोझ के। यशपाल समिति का भी आदर्श वाक्य क्या था? शिक्षा बिना बोझ के। मगर जो ये ना आपकी राष्ट्रीय संचालन समिति, उसका क्या था? बच्चों के लिए बस्ते के बोझ से अधिक बोझ बच्चे के नहीं समझ पाने का है। ये था आपका एनसीएफ। कल हम पढ़ेंगे एनसीएफ की विशेषता, एनसीएफ की आवश्यकता, एनसीएफ के महत्व, एनसीएफ के सिद्धांत। उसमें आपकी पूरी पेडागोजी, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, वीएस की हो, संस्कृत की हो, पंजाबी की हो, सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी इसमें एनसीएफ में। एनसीएफ बताता है कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, उसकी शिक्षण सहायक सामग्री क्या होनी चाहिए, बच्चों को पाठ्य बुक कैसी होनी चाहिए, उनको शिक्षा कैसी होनी चाहिए, टीचर का क्या रोल होता है, बच्चे का क्या रोल होता है, खेल मैदान का क्या रोल होता है, स्कूल का क्या रोल होता है, वातावरण का क्या रोल होता है, सारा कुछ बताता है एनसीएफ। कल पढ़ेंगे एनसीएफ की दूसरी क्लास। कल एनसीएफ पूरा हो जाएगा अपना। आज जितनी भी क्लास हुई अच्छे से नोट्स बना ले या फिर पीपीटी से पढ़ लें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कल की क्लास में आपको पूरी की पूरी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी कंप्लीट नहीं होगी, पेडागोजी तो चलती रहेगी, मगर एनसीएफ के द्वारा एनसीएफ जितनी भी बताता है अपनी विशेषताएं, आवश्यकताएं, जो भी, उसके हिसाब से आप पूरी की पूरी पेडागोजी का आपको बेस्ट मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट प्लीज।